वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम भी अभी बात कर रहे थे कि ख़ानदान या बरादरी में शादियां जो हैं वो हमारे यहाँ समाव बहुत एक रस्म व रिवाज की अहमियत रखती हैं। ख़ानदान से बाहर शादी करने में ख़तरा महसूस किया जाता है, इससे ज़्यादा महफूज यही तो होता है कि ख़ानदान में कोई अच्छा लड़का या लड़की मौजूद है तो वहाँ पर शादी कर दी जाए, लेकिन इससे जो जीनियाती अमराज हैं उनकी आगे मुंतकिली का ख़तरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ख़ानदान हैं जिनकी शादियाँ तो बड़ी खुशियों और चाह से होती हैं, लेकिन उसके बाद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जैसे थैलेसीमिया है। बहुत बड़ा मसला। अब थैलेसीमिया जो है ये उस वक्त तक नहीं कोई बच्चा उसका शिकार होता जब तक माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया का शिकार ना हो, और इस तरह के अगर कोई जोड़ा है जो इनसे दोनों थैलेसीमिया जो है भले माइनर है तो फिर थैलेसीमिया मेजर का शिकार बच्चा होता है जो सारी ज़िंदगी खुद तो तकलीफ में गुजारता है, वालिदैन के लिए भी। और फिर ख्याल आता है कि ये टेस्ट होना चाहिए। मेरा कुछ फैमिली से हम रब्ता होता रहता है, आप मिलते रहते हैं उनसे, कज़न मैरिजेज़ हैं, और फिर अब वो कहते हैं कि काश हमने वो टेस्ट करवा ली होती। और इस वजह से अब शादी करने वाले जोड़ों के लिए चंद अहम एहतियाती तदाबीर और मेडिकल टेस्ट इंतहाई ज़रूरी करार दिए जा रहे हैं। शादी तय होने के बाद जिनियाती, मौरूसी, जरासीमी और बांझपन के टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि कहीं शादी का ये जो खुशगवार एहसास है ये मुश्किलात की नज़र ना हो जाए और सिर्फ परेशानी का रिश्ता ना बन जाए। बिल्कुल सही। जब बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि अच्छा क्या देंगे क्या लेंगे, अव्वल तो ये बात होना ही बड़ा नामुनासिब है, उस वक्त बहुत बेहतर है कि ये बातें की जाएं कि जी टेस्ट करवा लिए जाए लड़के के भी लड़की के भी, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी मुश्किल है तो उसको पहले से अंदाज़ा हो। अगर किसी ने कबूल करना है तो उन तमाम सूरत हाल को देखते हुए कबूल करे, ना कि जिसे कहना चाहिए ना बेखबरी में मारा जाए। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जय कृष्ण जो इनको हमें बताएंगे कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाई गई कितना अहम है ये अवेयरनेस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानना, और तिब की दुनिया में जिसे नायाब बीमारी है वो किसे कहते हैं, और जीनियात के सिलसिले में नायाब बीमारियां वो क्या हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई मौरूसी या जीनियाती अमराज है जो कि मुंतकिल होते हैं बच्चों में, सिर्फ इसलिए कि वालिदैन जो है उनकी टेस्टिंग नहीं हुई होती। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मेरा बेसिकली माय मेन एम इधर जो है कि हम लोगों को ये बता सकें कि जी ये जेनेटिक बीमारियां क्या होती हैं। जेनेटिक बीमारियां वो होती हैं जो ख़ानदान में हम लोग शादियां होती हैं। आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वो बाहर शादी करना समझते हैं कि जी ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इफ़ यू टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ यहूदी है, अशकनजी ज्यूज़ हैं, वहाँ पर शादियाँ सिर्फ ख़ानदानी तौर पर होती थी, और इतनी बीमारी फाइनली उनको पता लग गया कि जी ये तो हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है, आइंदा तो हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। फिर उन्होंने जनाब ये सिखाया कि नहीं जी ये तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और बाद में जब उन टेस्टों पे चले गए उन्होंने रियलाइज़ किया ये जो जी ख़ानदान में शादियाँ होती हैं जो बाज़ार तो आपको लोग बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब ठीक ठाक बंदे दो आपस में मिलते हैं और उनमें कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट होता है और शादी के बाद वो जेनेटिक डिजीज़ बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। इसलिए जो है ये प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में भी बहुत है। जैसा आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जी थैलेसीमिया, देखिए थैलेसीमिया बीमारी पाकिस्तान में इतनी है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए 5% जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें थैलेसीमिया ट्रेट है। ट्रेट का मतलब है कि बाज़ार में ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी किसी ट्रेट से हो गई तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों में थैलेसीमिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक अब है। हमारे जैसे अब हम सोचने देखें, अब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, हम ज़्यादातर मरीज़ देखते हैं जो गिलगित बिल्तिस्तान से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, ट्राबल एरिया से आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। वहाँ पर ये जो फैमिली मैरिजेस का रवाज बहुत ज़्यादा है। हमने किससे पूछ की जी आप शादी ख़ानदान में क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब देखें ना ये तो हमारा ट्राबल एरिया है, ना हम कहीं से बाहर लड़की लेके आते हैं ना लड़की बाहर ले आते हैं, रवायत है हमारी। देखना डॉक्टर साहब हमारे आबा अजदाद एक दूसरे से मिले जुले थे, उनकी जो इनहेरिटेंस है वो हमारे ख़ानदानी तौर पर चलती रहेंगी, हमें उनका रेस्पेक्ट करना हमें पता है। दूसरा जो एक रीज़न था कि जी डॉक्टर साहब जब हम शादियां करते तो ज़ाहिरिया अगर लड़के कहीं जाएंगे उसको हम जहेज़ देंगे, तो हम कहते हैं कि हमारा वेल्थ भी हमारे पास ही रहे, इज़्ज़त हमारे पास रहे, हमें जो है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। उनके मसले उनके सामने वो बात ठीक है उनकी, लेकिन अगर उनको ये बताएं कि देखें जी इसका नुकसान आपकी आइंदा वाली नस्लों पे हो रहा है। आपने एग्जाम्पल दिया थैलेसीमिया, अब देखो एक बच्चा थैलेसीमिया हो जाता है, पेरेंट्स के लिए तो सारी ज़िंदगी के बेचारे को सिर्फ खून लगाना है कि जी जब तक खून लग रहा है बच्चा ठीक है। चलें अब तो दुनिया में नई चीज़ें आ गई हैं, लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना शुरू कर दिया। देखिए लेकिन हर बंदा तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता। डॉक्टर जय हमें आप यहाँ पर ये भी बताएं, शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सके कि लोगों को इस बात पे कायल कर सकें
कि आप ख़ानदान में शादियां ना करें, लेकिन हम इस बात पर कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से या किस तरीके से कायल कर सकते हैं? कम से कम जब रिश्ता पक्का हो तो वो टेस्ट करवा लें। वो टेस्ट कौन से हैं हमें ये बता दें। और साथ क्या सिर्फ कज़न मैरिज में ये ख़तरा है? कोई बाहर से भी तो दोनों ऐसे हो सकते हैं, पेरेंट्स के बच्चे को कोई प्रॉब्लम आगे से जिनियाती तौर पे हो जाए, या ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर ख़ानदान में शादियां हों तो ये बीमारी हो, और ख़ानदान से बाहर शादी ना करें तो बीमारी ना हो सकता है। देखें, म्यूटेशन तो किसी में भी हो सकती हैं, लेकिन रिस्क फैमिलीज़ में ये बढ़ जाता है। जैसे अगर हम अनरिलेटेड जो आपस में रिश्तेदार नहीं हैं, उनमें 3 से 4% रिस्क है कि उनको ये बीमारियां हो जाएं। लेकिन एक्चुअली अगर कंसंग्यूनिटी होगी, आपस में रिलेशन है, तो उसमें रिस्क 4 से 7% बढ़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 50% रिस्क बढ़ रहा है तो हमें तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए देखें, आजकल तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। अब लोगों ने बड़े टेस्टिंग शुरू कर दिए हैं कि जी अगर आपकी खानदान शादियाँ हो रही हैं, अगर आपको पता है कि जी हमारी फैमिली में थैलेसीमिया ट्रेट हैं, तो अगर शादी खुदा न खासा शादी हो जाती है, उसके बाद तो फिर भी आप ये कर सकते हैं कि जी हमल से पहले आप दोनों जो है ना मियाँ बीवी अपना टेस्ट करवा लें। अगर उनको लगता है कि जी किसी एक में एबनॉर्मल जीन है, दूसरा ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता शादी के बाद ये पता भी लग जाता है कि जी दोनों हम थैलेसीमिया ट्रेट हैं, तो फिर भी हम बचाव कर सकते हैं। अगर सपोज द मदर ने कंसीव कर लिया है, तो हम ये बहुत दफा ये बात हुई कि निकाह फॉर्म में ये एक क्लॉज ऐड कर दिया जाए। सर, एक क्लॉज ऐड कर दिया जाए, क्या दुल्हन के फलां टेस्ट हुए हैं, क्या दुल्हा के फलां टेस्ट हुए हैं, और उनकी रिपोर्ट साथ लगा दी जाए। इस मामले को लेजिस्लेशन में लाने में ही इतनी कबाहतें हैं कि वहाँ पर ये जी नहीं जी फिर इस तरह से तो मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैंने ऐसे भी देखा है, लोग तो हेपेटाइटिस भी छुपा लेते हैं कि हेपेटाइटिस है उनको, और फिर वो शादी कर देते हैं लड़के की या लड़की की। मतलब ये ट्यूबरक्लोसिस चल रही है फैमिलीज में, बहुत सारी और ऐसी डिजीजेज है जो कि हैं, फैमिली में बात ही नहीं करते इस बारे में। तो सर मुझे बताइएगा कि फिर वो कौन सी ऐसी जिनियाती बीमारियाँ हैं जिनका कि ख़तरा लाहक हो सकता है अगर हम ये रवैया अपनाए रखेंगे? देखें, आप आजकल देख रहे हैं, जैसे हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे पास थैलेसीमिया सेंटर है। वो जो इस सेंटर जो हम पिछले 20-25 साल से चला रहे थे, अब दिन ब दिन उसमें नंबर ऑफ पेशेंट जिनको ये खून लगता है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उनमें से ऐसे बंदे हैं वो जो बेचारे कभी तो अपना ब्लड तक अरेंज नहीं कर सकते, और कभी कभी अगर हम उनको कहते हैं कि जी अगर ये बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट डॉक्टर साहब ये तो लाखों का खर्चा है, हम तो बड़े गरीब से बंदे हैं, हम तो ये नहीं कर सकते। तो हम उनको बोलते चलो जो ये हो गई सो हो गई, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमें खून भी फ्री मिल जाता है, विम्स अस्पताल में हम ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। जाहिर है कि 100% तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, तो हम उनको कहते हैं अगर आप 50% किसी न किसी तरीके से कर लें, कुछ पैसा हमें बैतुल माल देता है, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा काम प्रिवेंशन पे, जितना हम बचाव करेंगे तो ये जो मिलियंस ऑफ रुपीस जो हम इन बंदों पे खर्च करें वो हमारे कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट पे लोड कम पड़ेगा। तो हमने प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि जी खानदान में शादियाँ न करें। डाउन सिंड्रोम, डिस्लेक्सिया, क्या इस तरह के अमराज भी हैं जो कि जिनियाती तौर पे मुंतकिल होते हैं, और क्या इनकी भी टेस्टिंग हो सकती है पहले से, क्योंकि इनका भी समहाउ तादाद जो है इससे शिकार बच्चों की, मुतासरा बच्चों की भी बढ़ रही है? जी आप बिल्कुल सही है। ये सिर्फ कोई थैलेसीमिया या ब्लड बीमारियां नहीं है, क्रोमोसोमल बीमारियां भी हैं। जैसे कि जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक बढ़ गया, कुछ नंबर कम हो गए। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया जी डाउन सिंड्रोम, नॉर्मली हमारे अंदर अब तकरीबन आपको पता है कि देयर आर 46 क्रोमोसोम, जैसा 23 पेयर, उसमें से 2 जो है वो क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर उनका ये नंबर बढ़ जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें एक अगर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो उन बच्चों में फिर कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। बेचारे उनकी डेवलपमेंट स्लो होती है, उनका बैठना, चलना, फिरना, बातें करना, फिज़िकल वीकनेस होते हैं, वो पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं होते हैं, हुनरों में उनको हम ट्रेंड कर सकते हैं। तो फिर ये है कि जी आजकल ये है कि वो शादियाँ जो यूजुअली वो माएँ जो ओल्ड एज में शादियाँ करती हैं, 30-35 साल से उम्र ज़्यादा होए, उनमें फिर ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसकी कई वजूहत है। एक तो आपका मैटरनल एज है, उसके बाद सर्टेन ड्रग्स हैं, उसके बाद सर्टेन हमारी एनवायरमेंटल हैं, रेडिएशन से, ये कई फैक्टर्स हैं जो कि हमारी जीन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, हमने डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना होता है। ठीक है डॉक्टर जी, हमें आप यहाँ पर ये भी बताएं कि आम तौर पे हमें एक शख्स देखने में बहुत ही तंदुरुस्त लग रहा होता है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जो तंदुरुस्त नज़र आ रहा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त अंदरूनी तौर पर भी है।
तो हमारे पास टेस्ट करवाने के अलावा वो चंद टेस्ट भी हमें तजवीज़ कर दें कि ये टेस्ट लाजमी करवा लें शादी से पहले या फिर बच्चे की पैदाइश से पहले कम से कम जो है ये टेस्ट लाजमी करवा लिए जाएं पेरेंट्स के, वो ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि आई एम थैलेसीमिया ट्रेट। वो तो 35-40 ईयर्स में वन ऑफ माई अंकल, उनको खून की कमी हो गई, उन्होंने टेस्ट कर, उन्होंने कहा जी आपको तो थैलेसीमिया ट्रेट है। उन्होंने फिर मेरा भाई ही कनाडा में रहता है, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैंने टेस्ट कर, वो कहते हैं जी आपको थैलेसीमिया ट्रेट है। तो मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने अपना टेस्ट करा तो मुझे पता आई एम थैलेसीमिक ट्रेट। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये तो मुझे पता लग गया। फिर मैंने अपने तीनों बच्चों का ट्रेट कराया, पता पड़ा कि जी मेरे 2 बच्चे ट्रेट हैं, 1 बच्चा मेरा ट्रेट नहीं है। फिर ये हुआ कि जी मैंने अपने बच्चे की मंगनी की। अच्छा, जो मेरी जो बहू है, पता लगा कि जी वो ट्रेट है लेकिन मेरा बेटा ट्रेट नहीं था लकीली। अब कम से कम ये हमें पता लग गया कि जी मैंने अपनी बेटी की मंगनी की है। तो मैंने उधर से पूछा फैमिली से, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो हम टेस्ट कर सकते हैं। हमने तो पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था कि नादरा में जिस बंदे का भी शनाख्ती कार्ड बने 18 साल में, इस पे ये शर्त रखवाएं कि जी इनका थैलेसीमिया का ट्रेट का टेस्ट हुआ है। अगर ट्रेट है तो हमें शनाख्ती कार्ड से ही पता लग सकता है कि ये ट्रेट है, हमने ट्रेट से शादियाँ नहीं करनी है। लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी है तो फिर हम ये है कि शादी के बाद भी एंटीनेटली माँ अगर कंसीव कर लेती है, उधर हम एमनियोलोसिंथेसिस, कोरियोनिक वेलस बायोप्सी, इन टेस्टों से ये पता लगा सकते हैं क्या आगे वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है या ट्रेट है। अगर मेजर है तो फिर हम उन पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आइदर यू वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी कर सकते हैं या बच्चे को आप मिसकैरेज कर सकते हैं। कम से कम ऑप्शन दे सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसमें कई बीमारियां हैं जो हम पैदाइश पे बच्चों की टेस्टिंग करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। बेहतरीन ऑप्शन तो यही है कि इस तरह की टेस्टिंग जो है, पहले टेस्टिंग का सिलसिला जो है वो राइज हो, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमें कौन से लोग सूटेबल नहीं है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि अगर ट्रेट है थैलेसीमिया की या माइनर है तो 2 माइनर आप इसमें शादी करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर होगा। अगर एक ट्रेट है या एक माइनर है भी और उसकी शादी किसी नॉर्मल हेल्दी बंदे से होती है तो भी खतरा नहीं है उसकी आगे मुंतकिली का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयकिशन साहब, आप हमारे साथ रहे और आप इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह किया। बहुत संजीदा हमजा और लोग छुपाते हैं। आपको मालूम है कि वो अपने जो बुनियादी इस तरह की बातें होती हैं वो डिस्क्लोज ही नहीं करते, बताते ऐसे ही है। मैं सोशल मीडिया पे तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक पोस्ट देखी थी कि लड़के को कैंसर था और वो तक नहीं बताया गया था। आपकी नज़र से भी शायद वो पोस्ट गुजरी हो, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। और मैं तो चाहती हूँ कि HIV का टेस्ट भी हो इसमें और ताकि और बहुत सारे STDs के टेस्ट हैं वो भी होने चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये तमाम चीज़ें निकाह फॉर्म का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर जय हमें कह रहे थे कि जब आपका शनाख्ती कार्ड बन रहा है, शनाख्ती कार्ड से पहले तो कानूनी तौर पे आप शादी नहीं कर सकते हैं, तो जब आपका शनाख्ती कार्ड बन रहा है उस वक्त ये सारे टेस्ट करवा लिए जाएं तो ये मसला ही हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब को 40 साल की उम्र तक नहीं पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है। और मैंने तो देखा जब नादरा का कार्ड बन रहा होता है ना, नादरा का, उसमें भी हमजा नहीं पता होता कि ब्लड ग्रुप क्या है। मतलब लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। खुदा न खास्ता किसी हंगामी सूरत हाल में भी बहुत कम लोग हैं जिनको इल्म होता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है ज़िंदगी के, सो इनको इसी तरह से लेना भी चाहिए। चलें अब थोड़ा सा ना माहौल को लाइटर नोट पे लेके चलते हैं। और बात लाइटर नोट पे तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जज्बा, जोश, जुनून इतना ज़्यादा है। PSL का हम जिक्र करने लगे हैं। अच्छा, मैं समझी आप नसीबों के नगमे का जिक्र करेंगे। अब तो PCB ने भी एक्नॉलेज करी कि एनर्जी बड़ी है भाई उसमें। एनर्जी बहुत है, ये आपकी बात ठीक है। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि जिस वक्त ग्राउंड के अंदर वो पहली लाइन जो है बोली जा रही होगी ना नसीबो साहिबा की आवाज़ में, तो वो उसका मज़ा ही अलग होगा। तो कल हम ऐसा सुन भी रहे थे कानों से कि वो जब आवाज़ आ रही थी, बड़ा एक जोशीला जो था वो मामला था। खैर 3 मैच अब तक हो चुके हैं। कल वाले जो मैच हुए उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है पता नहीं कहाँ से ऊपर आई और आके अचानक से मैच जीत लिया। नहीं, बिल्कुल हारने वाले लग रहा था कि शायद ये हार ही जाएंगे। थैंक यू ग्रेगरी, कि वो एकदम से उन्होंने जो है सारी चीजों को समेट सुहेल तनवीर का एक ओवर और वो जो उसके अंदर छक्का चौका इस तरीके से क्या कमाल बात थी। ये तमाम चीजें तो हम बात करें। लाहौरी भी जीत चुके हैं वैसे, आज भी मैच है। और आज किसका है? लाहौर कलंदर का और कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर। हु इज योर फेवरेट दोनों में? लाहौर। ओके, ये मैं पेपर की बात कर रहा हूँ कि पेपर पे फेवरेट जो है मुझे लग रहा है कि लाहौर बहुत तगड़ी टीम है। चलें ठीक है, हम इरफान से भी पूछते हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब ओवरव्यू बनना शुरू हो गया कि कौन सी पेपर पे वो 4 टीमें कौन सी है जो फाइनल या सेमीफाइनल्स जो है वो खेल रही होंगी, कुछ अंदाजा होना शुरू हुआ? इट्स क्वाइट अर्ली टू से, लेकिन कम्बिनेशन जिस तरह हमने जहाँ पे एंड हुआ था PSL 5th का, समहाउ वही कम्बिनेशन चल रहा है और वही टीमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं।
कोयटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला मैच वो हारे, बड़ी ज़्यादा उनमें मिस्टेक नज़र आई। सबसे पहले तो कैप्टनसी में मिस्टेक नज़र आई सरफराज की तरफ से, हालांकि सबसे सीजन कैप्टन है अगर हम पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं हम, लेकिन मिस्टेक ये कि इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर हावी हो गया और उन्होंने मिस्टेक ये की कि रिजवान को कॉपी करने के लिए एक मार्क छोड़ना चाह रहे थे खुद ओपनिंग की। गेल जैसे बैट्समैन को अगर आप वन डाउन पे भेज देंगे तो उसका या शर्जील हो गया या फ़खर हो गया, इनके साथ तो आपने किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ इन्होंने जाना है और उन्होंने आपको सेकंड चांस नहीं देना। तो आप 6 ओवर में से 2-3 भी उनके अगर मिस कर देते तो ओबियसली वो इंस्टिंक्ट वैसे ही ख़त्म हो जाती है। 2-3 मिस्टेक ये थी। फिर कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई मोहम्मद हफीज़ या बाबर जैसा कोई प्लेयर नहीं है जो शीट एंकर रोल प्ले करे, जो पूरी टीम के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और टीम को लेके चले। एक मसला इनके अंदर ये भी है। और दूसरा, अगर लाहौर के साथ मैच है तो लाहौर की टीम ही देखा बड़ी मुश्किल से जीती। आल्दो के शुरू में उन्होंने उनको अच्छा रन पे रोक लिया, बट बैटिंग के अंदर उनका फिर वही प्रॉब्लम नज़र आया कि सिर्फ मोहम्मद हफीज़ खड़े रहे। अगर वो ना खड़े रहते तो फिर पहले की तरह हमें लग रहा है आज भी वन डाउन पे गेल को भेजेंगे, शायद सरफराज के साथ ही भेज दें। नहीं, मेरा ख्याल है कि चेंजिंग करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो वैसे कोयटा के जो ओनर हैं वो पहले ही 5-6 रोज पहले ही ये बात कर चुके थे कि हम सरफराज को ऊपर खिलाएंगे और मामले को जो वो उनकी भी मेरा ख्याल ख्वाहिश थी। देखिए, ऊपर खिलाना दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। आप, मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनका नंबर, मेरी एक दफ़ा बात भी सरफराज से हो चुकी है अभी रिसेंटली, कि आपके लिए जो अच्छा नंबर है या बेहतर नंबर है वो ये है कि नंबर 4 है और सरफराज की जितनी भी अच्छी बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंसेज हैं वो नंबर 4 पे हैं, ठीक है। और आपके पास जब कोई सीनियर मेंबर ऐसा नहीं है, अब 4 के ऊपर वो नया लड़का सैम आ गया था, आपने देखा वो बिल्कुल ही एक शेल में चले गए और सामने उसके गेल था, पता नहीं उसका प्रेशर था या वो इतने बड़ा टूर्नामेंट का प्रेशर था। तो आपको सीनियर प्रो एज ए कैप्टन उन जगहों पे आके ऑनर्स लेना पड़ता है जहाँ पे दूसरों के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, इतना अच्छे बॉलर्स आए हैं हमारे पास सामने, है ना हमजा? मैं तो बहुत खुश रही हूँ ये सारी लॉट देख के जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बैट्समैन कोई नहीं नजर आया। बॉलर्स की हम बात करें तो हमें मतलब मोहम्मद वसीम भी नजर आए हैं, अरशद इकबाल ने कितना अच्छा वो किया है। ये दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की बहुत। अरशद इकबाल तो हमें पहले काफ़ी टाइम से नज़र आ रहे थे। कल भी बात हो रही थी मेरी, अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी बताया कि मोहम्मद वसीम जो है ये बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है और बहुत जल्द ही आप देखने में नजर आएगा। और कल हमने उसकी ट्रेलर देख लिया जिस तरह उनकी बॉल लेट रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो ये अच्छे साइन है। बट जैसे आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें लास्ट 5 सीजन के अंदर सिर्फ एक बैट्समैन मिला, दैट इज हैदर अली। बट उसके अंदर भी देखा कि कभी उसको पहले नंबर 3 था, नंबर से इंटरनेशनल जब सर्किट में आया तो ओपन कराना शुरू कर दी गई, अब 2 डाउन आए। तो आपको अगर आपने अच्छा उसको हाईलाइट कर लिया और आपको लगता है कि ये हमें लॉन्गर रन में सर्व करेगा तो आप काइंडली उसका 1 नंबर रखें, जिस तरह आपने बाबर को प्रिपेयर किया। टैलेंट बना जब आपको नज़र आ जाता है तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारा स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड वाला नहीं है। आपने जब भी किसी को आइडेंटिफाई करना है तो उसको फिर लेके चलना है और उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है उसको पक्के नंबर के साथ। अच्छा, हैदर की अब बात करें, हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, उस टीम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमें ना एक वाज़े सोच नज़र आई, मुझे जो नज़र आई, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? शुएब मलिक जो है वो 1 डाउन आए हैं और शुएब मलिक का 1 डाउन आने का मकसद यह है कि कोई लंबी इनिंग्स खेल सकें ताकि कुछ स्कोर बोर्ड पर जब आखिरी स्कोर कार्ड निकल रहा होगा उसमें वो टॉप पर जा रहे हों और फिर वर्ल्ड कप के लिए शायद उनको रख लिया जाए। क्या इसके पीछे ये सोच है? क्योंकि शुएब मलिक की वो जगह नहीं है, कभी भी T20 में वो यहाँ पर नहीं खेलते। ये आप सही कह रहे हो, ये पैनिक हो रही है सारी टीम्स। ये जितने सीनियर प्लेयर्स थे जिनको पता था कि जैसे पीसीबी ने खुद ही कह दिया, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने और मिसबा ने भी, कि जो लड़के इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे PSL के अंदर हम उनको लेके चलेंगे वर्ल्ड कप के लिए, तो सारे उसी दौड़ में लग गए हैं। अपनी जो टीम है उनके जो स्ट्रक्चर था या उनका जो बैटिंग ऑर्डर था उसको छोड़ते हुए समहाउ प्लेयर्स भी बड़े हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को भी अंडर प्रेशर ले आए हैं वो कि हमने इस नंबर। शुएब की बात की, शुएब हमेशा से लेट मिडल ऑर्डर के प्लेयर है, 4th या 5th नंबर उनका रहता है। अगर आपने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, आपने भी हफीज़ वाला रोल प्ले करना था, उनका भी 4 नंबर बनता था, हैदर का 3 बनता था क्योंकि हैदर को सर्कल का यूज़ करना है। बिल्कुल। मलिक को आप देखते हैं, मलिक कभी दायरे से ऊपर से उठा के शॉटें नहीं मारते, ठीक है, तो वो तो ऑन द ग्राउंड शुरू में खेलते हैं, बिल्ड करते हैं जी, आस्ता बिल्ड करते हैं। अगर आपकी इस बात को इरफान माना जाए तो देखिए ना, बाबर आजम तो हमारे तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं आप वो एक टेस्ट दे रहे कि वो आगे उन्होंने अगर T20 में उन्होंने ही लीड करना है और वर्ल्ड कप में जाके लीड करना, तो उनको एक जैसे कह रहे हैं ऑन हैंड एक्सपीरियंस तो मिले यहाँ पे कैप्टनसी का कि कैसे। जी, हमने लास्ट शो में भी शायद बात की थी इसके ऊपर। उनका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं चल रहा वहाँ, पीसीबी क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा? अगर बाकी प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स चेंज कर सकते हैं और असरअंदाज हो सकते हैं तो हमारा कैप्टन क्यों असरअंदाज नहीं हो सकता? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आपके कंट्री का जो कैप्टन हो, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, उसको कोई फ्रेंचाइज एज ए कैप्टन लेने को तैयार नहीं है। इसमें पीसीबी को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए था, बिडिंग के अंदर बात करनी चाहिए थी फ्रेंचाइज के साथ
कि ये हमारा फ्यूचर प्लान के अंदर है, आप इसको लेके चले। इवन तो पहले हो जाना चाहिए था कि आपके फ्यूचर प्लान में जब जी विल ही बी द कैप्टन। और मेरा नहीं ख्याल, इट कुड बी लेटर ऑन, बट अभी बात करें तो अभी तो इमाद को तो नहीं वो रिप्लेस करेंगे। किस तरह उसने चैंपियन बना दिया, तो मेरा ख्याल है उसी के जब रिजवान का जैसे हमने देखा अच्छी परफॉर्मेंस तो शान मसूद खेले ही नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि क्या हुआ कि जो आपका कप्तान था उसको आपने खिलाया। मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो टीम उनकी नजर आ रही थी ऑन पेपर भी कि शान की जगह नहीं बनती। ऑब्वियसली तब जगह बनती है कि जब कैप्टन हो, क्योंकि कैप्टन होने से चले आप कंप्रोमाइज कर जाते हो, लेकिन उनकी जो बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा था उसमें पेपर पे देखें तो अभी तक की जो टीम सामने आई है, कुछ भी प्रिडिक्ट चलें कब अज़ वक्त होगा, लेकिन क्या हम एक दफ़ा फिर कराची और लाहौर का फाइनल देख रहे हैं कि बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। कोई इतनी बैलेंस टीम्स हैं दो जितनी ये दो टीम्स हमने देखा। पेशावर ने बॉलिंग के अंदर आके क्या मसाइल हैं उनके पास, वो नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स को भी वही मसला है कि बॉलिंग के अंदर नहीं है। कोयटा के पास भी यही प्रॉब्लम्स है कि बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड खासी बैलेंस्ड है, उनके पास ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं। ठीक कह रहे हैं, दोनों की बात समहाउ ठीक है, लेकिन कराची का डिफरेंस सारी टीम से अभी जो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, सबसे प्लस पॉइंट उनके पास ये है कि 90% वही लड़के हैं जिन्होंने चैंपियन बनाया। तो बाकियों में कुछ ऑल्ट्रेशन हो चुकी है, कुछ प्लेयर हैं कुछ नहीं है, कुछ फॉरेन प्लेयर दूसरे नए आ गए, तो उस वजह से उनका जो कम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जब कम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है तो कम से कम आपको 4, 5, 6 गेम्स लगती हैं उसको दोबारा रीबिल्ड करने के अंदर। आप मिस्टेक को देखते हो और जेल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जहाँ तक आपकी बात रही कि इस्लामाबाद की टीम तीसरे नंबर पे जो सबसे बेहतर नज़र आ रही है, और सबसे अच्छी चीज़ उसकी क्या है कि सारे यंगस्टर है और 3 आपके पास पावर पैक प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा बूस्टर देते हैं। सबसे बड़ा नाम तो हसन अली का है, शादाब ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग पे उनको उठाया है। और पाकिस्तानी मैं टीम की बात करूंगा, अगर वो T20 और टेस्ट मैचेस जीते हैं तो प्योरली परफॉर्मेंस जो थी वो हसन अली की थी। अगर हसन अली का एक्स फैक्टर हम उसमें से निकाल देते हैं तो पाकिस्तान शायद ना टेस्ट जीत पाता ना T20 जीत पाता। तो हसन अली की इंडक्शन बहुत ज़्यादा है और पूरी यंग लॉट है। नाम तो बहुत बड़े नहीं है इस्लामाबाद के पास, लेकिन सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो ऑन द गिवन डे इजीली मैच जिता सकते हैं। अच्छा, राशिद खान कितनी देर के लिए अवेलेबल हैं लाहौर? वो प्रॉब्ली 2-3 मैच के लिए सिर्फ। अच्छा, उसके बाद नहीं होंगे? नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा धचका होगा ऑब्वियसली। जिस तरह कल हमने देखा कि बॉलिंग के अंदर सिर्फ 14 रन दिए 4 ओवर्स में, और फिर बैटिंग के अंदर आके जिसका मैच फंसा हुआ था। आल्दो के मोहम्मद हफीज साथ थे, लेकिन फिर भी बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने बैटिंग की। अच्छा इरफान, मुझे लग रहा है कि जैसे ना जितने हमारे वो तमाम जिनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो क्या है, प्रेशर है जो आपने जिक्र किया, और दूसरा ये कि टीम्स उतना स्कोर भी नहीं कर रही, सबके स्कोर्स बहुत कम रहे हैं। ये T20 का तो स्कोर लगता ही नहीं है, पिच का कोई मसला। हाँ, और जो टीम पहले खेल रही है वो जीत नहीं रही। ये क्या चल रहा है सिलसिला साहब? आपकी बात ठीक है। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि प्रेशर ले रहे हैं ये सीनियर प्लेयर्स जितने भी हैं जो टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का पार्ट रहे हैं या हैं, वो इसी दौड़ में लग गए हैं कि हमने थोड़ा स्कोर करना है। वो अपनी मर्जी से बैटिंग ऑर्डर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं अपना, और वो हमें नज़र आ रहा है अभी एक गेम के अंदर कि वो समहाउ पेनिट्रेट कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अभी जितने मैचेस समहाउ जीती हैं वो चेस करने वाली टीम जीती हैं। कल भी मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई है, ड्यू फैक्टर समहाउ आ रहा है। मोस्टली ये कराची में नहीं होता, लाहौर में ज़्यादा हम देखते हैं कि ड्यू फैक्टर आता है, बट कराची में भी आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि सेकंड हाफ के ऊपर आपकी बॉल जो है वो प्रॉपर ग्रिप नहीं होती। जब ग्रिप नहीं होती, पर्टिकुलरली स्पिनर के लिए मसला आता है कि वो फिर आपकी हिटिंग होती है और वो ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुल्तान सुल्तान ने भी जो बड़ा एक्सट्रीम डिसीजन था कि 2 स्पिनर की बजाय सिर्फ शाहिद अफरीदी के साथ गए, तो मेरा ख्याल है गलत डिसीजन था। इवन दो ड्यू फैक्टर भी था, बट फिर भी हमें हारिस रऊफ नजर नहीं आए। इसकी कोई खास वजह है? वो भी अभी आज नजर आएंगे हमें या आज भी नजर नहीं आएंगे? देखिए अभी उनका फिटनेस का इशू है। दिलबर हुसैन भी इंजर्ड हो गए, तो वो तो क्या दिलबर की तो सुना है कि थोड़ी लंबी इंजरी है, उनके तो रिप्लेस भी सुना है कि रिप्लेसमेंट आ चुकी है उनकी, तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि सेकंड हाफ में वो अवेलेबल होंगे, जो लाहौर में जब शुरू होगा सेकंड पार्ट तो उसमें वो आ जाएंगे। फखर फिर से जो है कुछ फखरिया पेशकश जो है नहीं ला सके, फ़खर के बारे में आप क्या कहेंगे? और फिर जो शुएब मलिक ने कैच लिया था, क्या बात है उस कैच की? फ़खर और शर्जील के लिए, दोनों के लिए अगर देखा जाए ना, दोनों वर्ल्ड कप के लिए हमारा अगर हम प्लान करें तो दोनों में से किसी एक ही को हमें चूज़ करना पड़ेगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबियसली आप रिजवान ओपन तो कर रहे हैं, बट रिजवान को मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप में आप इस तरह कैरी कर सकते हो। उनकी एब्सेंस में किया है अभी उन्होंने, नहीं वो ठीक है, आप उसको बिल्कुल लेके चलें साथ, लेकिन आपको फिर भी एक ऐसा प्लेयर जिसकी स्ट्राइक रेट 140-150 के करीब होगी वो चाहिए होगा आपको, तो पावर प्ले को जो है पावर प्ले को यूज़ कर सके। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को पिक करना होगा। दूसरा
शुएब मलिक और हफीज़ दोबारा से ये बताते जा रहे हैं खासतौर पे मिडिल ऑर्डर पे आपको चाहिए, और जब भारत में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो हम चाहिए आपको। और दूसरा जो फील्डिंग और एथलेटिज्म इनका दोनों का नजर आ रहा है 40 की एज के अंदर, दैट इज एब्सोल्युटली मार्वलस के बहुत जबरदस्त। इस दफा लाहौर कलंदर ने शुरू से ही जरा पिक पकड़ी है, पहली दफा तो ये जो पिक है ये कितनी कसरअंदाज होगी। दूसरा लाहौर कलंदर्स की अच्छी बात है कि हमेशा ये इंट्रोड्यूस कराते हैं नए टैलेंट, इस दफा भी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यही है जो देखें। ये तो उनको जितना सलूट किया जाए, उनको प्रेज़ किया जाए, ये कम है कि जो इवन दो के हारने के बावजूद भी उन्होंने अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं छोड़ा और वो पूरे पाकिस्तान से टैलेंट लाते हैं और हर साल एक दो हमें बॉलर्स तो मस्त वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको लेके भी सारी दुनिया में उनको मौका देते हैं खेलने का। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और पूरा साल फिर इन प्लेयर्स के साथ काम भी करते हैं। उनका सिर्फ फोकस PSL या इन चीज़ों पे नहीं होता, इससे थोड़ा सा लार्जर देन दैट है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है बाकी फ्रेंचाइज को भी इस पे आना चाहिए और इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो PCB का आज की फेवरेट टीम हमें जल्दी से बता दें कि दोनों में से कौन सी फेवरेट टीम है? लाहौर जीत रही है इरफान के नज़दीक या कोयटा जीत रही है? लाहौर की थोड़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है टॉस जो है वो भी बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा कि जो बाद में खेलेगा ड्यू फैक्टर आ रहा है, तो मेरा ख्याल है वो ईजी हो जाएगा चेस करना। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए और PSL के ऊपर जो है हमें अपनी माहिराना राय दी। आज देखना होगा अगर क्रिस गेल का जादू चल गया तो फिर तो किसी का भी नहीं चलता है कोयटा के पास, तो वो भी और देखेंगे। वो काला जादू है। अब देखते हैं कि क्या बनेगा इसके ऊपर। और क्रिस गेल जैसे बेहतरीन बैट्समैन मौजूद हैं और वहीं पर अगर हम देखें तो मोहम्मद हफीज़ जैसा मिडिल ऑर्डर मौजूद है लाहौर कलंदर के पास, तो आज बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है। I truly adore Chris Gayle and would love to watch him in action. So let's see कि क्या रहता है। Let the जिसे ना best team shall win. So आपसे इजाज़त लेंगे और इस दुआ के साथ कि बहुत अच्छा आपका दिन गुजरे, बहुत अच्छा सा आप मैच एंजॉय करें और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी हंसते खेलते उस वक्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। Have a good day. सुबह सवेरे